तो हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। किसके सेकंड पार्ट में? चैप्टर नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम लोगों को धारिता के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन धारिता के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ छोटी बात हम लोग जानेंगे, वो है चालक और अचालक। विद्युत चालकता के अनुसार पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक चालक और एक अचालक। ठीक है, चालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक पदार्थ क्या होते हैं, ये तो हम लोग समझेंगे ही। एक और तीसरा प्रकार होता है जो कि अब मतलब बहुत ही पहले ये नहीं था, अब इसकी खोज हुई है, तब से हमारे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई है, वो थी अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक का एक पूरा चैप्टर मिलेगा, हम लोग फिजिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर में उसी को पढ़ेंगे। अर्धचालक पर पूरा चैप्टर है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मतलब चैप्टर है वो, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग केवल चालक और अचालक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चालक क्या होते हैं और अचालक क्या होते हैं, लगभग सबको पता ही है मेरे ख्याल से। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, और अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। ठीक, आसानी से नहीं होता है कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वो जो कंडीशन आती है ना, कभी शायद कभी फील किया हो, हम कुछ भी पकड़े थे, प्लास्टिक का था, पेचकस था प्लास्टिक का, और उसमें भी करंट आ गया था अचानक, कभी कभी आ जाता है। वो भी सिचुएशन हम लोग जानेंगे कब और कैसे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि चालक वे पदार्थ है जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, अचालक वे पदार्थ है जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन इसका कारण क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिर विद्युत का प्रवाह चालकों में क्यों होता है और अचालक में क्यों नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन हमारा है क्यों, चालक आखिर चालक क्यों है और अचालक अचालक क्यों है। ठीक, कारण इनका क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारा संसार है वो किससे मिलकर के बना है। ये मैंने बहुत बार कहानी सुनाई है और फिर मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तो हम लोग मतलब इंटर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इंटर की फिजिक्स में लगभग भैया पूरी दुनिया में कही जाए कितनी फिजिक्स है, तो इंटर में जितनी फिजिक्स है उतनी ही फिजिक्स है दुनिया भर में। आप बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, आपको फिजिक्स इतनी ही मिलेगी जितनी इंटर में है, बस थोड़ी गहराई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंटर में ऊपरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसके गहराई में नहीं जा रहे हैं। और मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोगों को लगेगा कि हम गहराई से उसको पढ़ रहे हैं। किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जब, तो तुम लोगों को लगता है हाँ हमने बिल्कुल उसकी जड़ पकड़ ली है। वास्तव में ऐसा भी है नहीं। अपने पर घमंड नहीं लाना कि हम तो अब सब कुछ जानने लगे हैं, कुछ नहीं ऐसा। बहुत गहराई में जाना बाकी है। अभी बीएससी में पहुँचोगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं, चालक आखिर चालक क्यों होता है और अचालक अचालक क्यों होता है, इसका कारण। ठीक, ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया कि दुनिया जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बनी है। किससे? परमाणु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था सबसे पहले? अरे छोड़ो ये सब बातें, क्योंकि अभी हम लोगों को एक परमाणु चैप्टर ही मिलेगा। फिजिक्स सेकंड में हम लोग चलेंगे तो शायद 11th या 12th चैप्टर है परमाणु, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। परमाणु के बाद में एक परमाणु के भीतर नाभिक होता है, तो एक दूसरा चैप्टर मिलेगा नाभिक, उसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बताते हैं कि परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है कोई भी चीज़, हम बने हों या आप बने हों या मार्कर, ये जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हैं? परमाणुओं से। आखिर परमाणुओं में क्या होता है, ये सब कैसे पता चला, वो तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, परमाणुओं के भीतर भी 3 तत्व होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सभी ने सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, पहला देखिएगा परमाणु, ओके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक, इसमें 3 चीजें होती हैं भाई। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, ओके, प्रोटॉन। आज शायद लिखने वाला पोर्शन बहुत ही कम रहने वाला है, थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों की एक वो कहावत होती है ना कि अगर तुमने पढ़ा मतलब लिखवाया नहीं तो समझो मैंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो वो हाँ हर साल बच्चे कहते हैं। अभी देखो कल वाला जो लेक्चर हो, शायद परसों वाला जो लेक्चर हो, उस दिन शायद मैं कुछ भी ना लिखवाऊं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा आएगा कि इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होगा, उसमें समझाना ही होगा। तो अगर मैं नहीं लिखवाऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आप समझ लेना कि हमने पढ़ाया आज। ठीक है,
हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा कौन होता है? न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन हम लोगों को अब पता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर आवेश होता है, और कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो इस पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है, और कितना होता है ये भी आपको पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर भैया धनावेश होता है, धनावेश होता है। ओके, और इस पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम ही आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश समान होता है। ठीक, बस ये ऋणावेश होता है, ये धनावेश होता है। प्लस यहाँ ना लगा देना, रोली सुन लो, ठीक है, बात क्लियर है? मैंने यहाँ पर ऋणावेश लिख दिया है तो यहाँ पर ऋण लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने धनावेश लिख दिया है, इसका मतलब ये धनावेश। ठीक है, दोनों पर बराबर आवेश होता है। न्यूट्रॉन भैया उदासीन होता है। उदासीन हम विज्ञान की भाषा में ऐसी चीज को कहते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश ना हो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। अब ये तीनों किसके भीतर होते हैं? परमाणु के भीतर होते हैं। ठीक है, अब पूछे कितने होते हैं? तो भैया एक एक नहीं होता, किसी में 10 भी है, किसी में 20 भी है, किसी में 30 भी है। जिसका जैसा कॉम्बिनेशन होता है उसी के अनुसार उन पदार्थों के या उन तत्वों के नाम अलग अलग दे दिए गए। अगर आपसे कहे हीलियम में कितने होते हैं, तो भैया हीलियम का परमाणु क्रमांक याद करो 2, तो इसका मतलब है प्रोटॉन उसके 2। भैया जितना प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या उसके भीतर कितनी है। ठीक, और जितने प्रोटॉन होते हैं भैया उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप समझो अगर प्रोटॉन 2 हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन भी, किसी भी परमाणु की बात करें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बुआ तुम नाम बता दो अपना। व्हाट? अनुष्का, क्या नाम है? अच्छा नाम है, चलो ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? भूल गए तुम्हारे चक्कर में हम इधर। हाँ, मैंने बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं किसी भी परमाणु के भीतर। न्यूट्रॉनों की संख्या वही कम ज्यादा होती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। ठीक, अब भैया बताओ जरा कि एक परमाणु है, मान लिया इतना बड़ा मैंने बना दिया है, वास्तव में इतना बड़ा होता नहीं, बहुत छोटा होता है जो आप अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भैया, इसके भीतर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब है 10 प्रोटॉन के बराबर इस पर धनावेश है, और 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर ऋणावेश है। तो अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा उतना ही तो होगा 10 प्रोटॉन का भी आवेश, क्योंकि बराबर होता है। बराबर आवेश है तो ये धनावेश और ये ऋणावेश क्या हो जाएगा भाई? भैया 10 कूलाम मान लिया इसका आवेश हो गया, तो 10 ही कूलाम उसका आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन का 10 कूलाम, प्रोटॉन का 10 कूलाम, 10 उसके भीतर अगर नेट आवेश देखें तो 0 है। नेट आवेश 0 है, वास्तव में उसका आवेश 0 नहीं है, लेकिन नेट आवेश की हम जब बात करते हैं तब हम उसे 0 कहते हैं, क्योंकि धनावेश उस ऋणावेश को कैंसिल कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के भीतर रहते कहाँ पर है? परमाणु के भीतर जो स्पेस है, खाली जगह है, उस पूरी जगह में हर जगह पर ये सब कुछ मौजूद नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए कैसे पता चला था वो लोग, तो वो तो सब हम लोग अगले वहाँ समझेंगे, कब? चैप्टर नंबर 12, 13 जो भी आएगा उसमें। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को ये देखना है, अभी जो हम लोगों को पता हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मान लिया ये है हमारा परमाणु। ठीक है, ये हमारा परमाणु है, और इसके बीच में एक छोटा सा, मतलब इसका जो सेंटर होता है बीचों बीच का, जिसे हम केंद्र कह सकते हैं। ठीक है, इस केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यहां पर होते हैं। ठीक, और बहुत ही छोटी सी जगह में, अगर इतना बड़ा प्रोटॉन होता है, एग्जाम्पल अगर इतना बड़ा परमाणु है तो इतनी सी छोटी जगह में ये दोनों चीजें, अगर इतना बड़ा परमाणु है तो कितनी छोटी जगह में होंगे आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी सी जगह में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान में होते हैं। ठीक है, और वो भी रुके नहीं होते हैं, बल्कि ये चक्कर लगा रहे होते हैं बहुत अलग अलग कक्षाओं में। विभिन्न कक्षाओं ना कहिएगा, क्योंकि ये बात गलत साबित हुई थी बाद में।
रदरफोर्ड अपने आप को बहुत समझता था ना वैज्ञानिक, उसकी बात को फिर गलत साबित कर दिया था। वो सब हम लोग उसी क्लास में बात करेंगे जब चैप्टर नंबर 13 की बात आएगी। ठीक है, अभी हम लोग केवल इतना समझ रहे हैं जो हम लोगों को अभी तक ज्ञात हो चुका है। ये सब ज्ञात कैसे हुआ, परमाणु के बारे में पूरी जानकारी हम लोग उस चैप्टर में लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हम सब ज्ञात कर चुके हैं, जो भी जानकारी हम लोगों को पता हो चुकी है, उसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या है, परमाणु है। परमाणु के बीचों बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, बहुत छोटी सी जगह में, और इलेक्ट्रॉन इतने बड़ी सी जगह में चक्कर लगा रहे होते हैं उस। ठीक है, अच्छा, ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, खोज रदरफोर्ड ने की थी, वो जानेंगे कैसे की थी, वो सब वही समझेंगे। ठीक है, कैसे की थी इसका भी प्रोसीजर था उनका। ठीक है, वो तब जानेंगे। नाभिक, नाभिक, बात क्लियर हो गया। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन है, धनावेश है, न्यूट्रॉन है, कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब है उसके भीतर धनावेश है। प्रोटॉन तो है तो इसका मतलब धनावेश है, और धनावेश को कैंसिल करने वाला उसके भीतर न्यूट्रॉन थोड़ी जो कैंसिल कर देगा। न्यूट्रॉन है लेकिन कैंसिल तो उसका करेगा नहीं। इसका मतलब है अगर नाभिक पूछा जाए कैसा होता है तो धनावेशित होता है। नाभिक कैसा है? धनावेशित है, क्योंकि उसके भीतर कौन है? प्रोटॉन है। ठीक है, अब बात क्लियर। नाभिक के चारों ओर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश है? माइनस का। माइनस का। अब थोड़ा बड़े आकार में बनाए, ये हमारा परमाणु, ये हमारा नाभिक, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो विभिन्न कक्षाओं नहीं, कुछ निश्चित कक्षाएं ही होती है उसमें चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो भैया इसके पास क्या है? धनावेश है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? ऋणावेश है। अब भैया ये बताओ, कूलाम ने एक बात कही थी कि अगर प्लस एक आवेश होगा और दूसरा ऋणावेश होगा तो उनके बीच में बल लगेगा, वो बल कैसा होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स? आकर्षण बल ना। एक प्लस का एक माइनस का तो आकर्षण फोर्स होगा। इसका मतलब है ये वाला जो धनावेश है ना, धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नहीं इसको खींच सकता है? बता, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्यों? कारण बताओ, काहे नहीं खींच सकता है? भैया माइनस का आवेश है, कहीं पर प्लस का आवेश हो, उसको नहीं खींच सकता है? खींच सकता है। क्यों नहीं खींच सकता है? लेकिन दिक्कत यह है कि भैया यहां पर जो प्रोटॉन है वो बहुत अधिक संख्या में है, और ऑलरेडी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। 10,000 गुना ज्यादा बड़ा होता है, मतलब भारी होता है। तो नाभिक बहुत भारी होता है और इलेक्ट्रॉन बड़ा हल्का होता है, तो इलेक्ट्रॉन की औकात नहीं है कि ये नाभिक को खींच ले। तो इसका मतलब है नाभिक की ही औकात है कि इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अपने पास खींच नहीं पाता है। उसका भी कारण है, वो हम लोग तभी समझेंगे। ठीक है, अभी ये मान के चलिए यहां पर धनावेश है, ठीक है, ये ऋणावेश है, ऋणावेश को खींच रहा है धनावेश मतलब नाभिक, ठीक है, जिसके कारण ये ऋणावेश जो है ये कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर इसके पास वेग है तो ये ऐसा भी तो कर सकता था, ये यहां से बाहर निकल जाता, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाता है। कारण है क्योंकि ये इसको कंटिन्यूसली अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ही आगे बढ़ता है ये खींच लेता है तो उधर नहीं जाने देता, इधर ले आता है, फिर खींच लेता है तो इधर ले आता है, फिर इधर लेता है। कंटिन्यूसली उस पर एक आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन उस नाभिक को छोड़ करके बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक। अब लेकिन ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत दूरी पर होंगे। बहुत दूरी का मतलब 2-3 किलोमीटर दूरी पर थोड़ी, नाभिक तो बहुत छोटा होता है उसी के भीतर, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा दूरी पड़ जाती है। इन इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा इस इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग अगर कूलाम के नियम को याद रखें तो बल था दूरी बढ़ने के साथ साथ में घटता जाता था और बहुत तीव्रता से घटता था। हम लोग पढ़ा था ना, जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम ने बताया था, ठीक है। दूरी बढ़ रही है तो बल घट रहा होगा, सिंपल बात है, व्युत्क्रमानुपात का मतलब यही है, ठीक है। दूरी बढ़ रही है बल घट रहा होगा, अर्थात अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर बल बहुत ही कम लग रहा होगा,
इसके द्वारा जो बल लग रहा होगा वो बहुत ही कम बल लग रहा होगा। अगर हम इसको सामान्य टेम्परेचर पर रखें, जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, रूम टेम्परेचर पर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये इस परमाणु को छोड़ सकता है। भैया ये चक्कर तो ये भी लगा रहा है इसके, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि इसे छोड़ देगा। इसको ठंडा कर दिया जाए तो ये फिर उसके चक्कर लगाने लगेगा, समझ रहे ना। लेकिन सामान्य टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, ठीक है। और किसी के पास एनर्जी अगर है तो फिर किसी के बंधन में थोड़ी रहेगा, ठीक है। इसको और गर्म कर दें तो और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी ज़्यादा पा जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बहुत ही कम लग रहा होता है, ठीक है, जिसके कारण ये सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर ये किसी नाभिक से बंधे हुए नहीं होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक से बंधे नहीं होते हैं हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो ये हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का काम क्या होता है भैया, ये सुन लेना। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का काम होता है कि ये अब किसी भी नाभिक से बंधे नहीं हैं, और पदार्थ अगर इतना बड़ा है तो इसके भीतर करोड़ों की संख्या में परमाणु होंगे। मान लिया अगर हम इसकी बात करें तो इसके भीतर भी करोड़ों की संख्या में परमाणु होंगे भाई, और करोड़ों की संख्या में परमाणु होंगे तो एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो करोड़ों परमाणु से करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे इससे, और वो कहाँ, बाहर नहीं गए होंगे, वो इसी पदार्थ के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। नहीं समझे? ये मैंने पदार्थ नहीं बोला, ये मैंने बोला है परमाणु। इसमें करोड़ों की संख्या में परमाणु हैं। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, किसी भी नाभिक से बंधा नहीं है, तो वो किसी एक नाभिक के चक्कर नहीं लगाएगा, वो इधर उधर जहाँ भी मन चाहेगा पूरे पदार्थ में टहल सकता है, भ्रमण कर सकता है, ठीक है, भ्रमण कर सकता है। अब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब समझ लेते हैं चालक चालक क्यों होता है और अचालक अचालक क्यों होता है। सिंपल सी बात है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने अभी जाना, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक और अचालक बनने का कारण बनते हैं। अगर किसी पदार्थ में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसका मतलब है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, और किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो इसका मतलब है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हम बात करें, ये मान लिया एक पदार्थ है, ठीक है, ये एक पदार्थ है, इसमें मैंने यहाँ पर एक परमाणु होगा, यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निकला, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पूरे पदार्थ में भ्रमण कर रहे हैं भैया, और कोई भी नियमित गति नहीं होती कि इधर जाएगा, कोई पता नहीं होता है उसका वो किधर जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर गति करते रहते हैं, और करोड़ों की संख्या में इसमें परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर उधर गति कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हम आवेश देते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो मान लिया यहाँ पर पहुँचा और उसने इस आवेश को ग्रहण किया। आवेश मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी को ग्रहण किया, और इस आवेश को ग्रहण करके वो इधर उधर अपने चक्कर लगाने लगा, ठीक है। तो ये अच्छा स्पीड बहुत भयंकर होती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने आवेश दिया तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन बहुत देर में पहुँचेगा, तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से आवेश ग्रहण किया और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और यहाँ तक भी पहुँचा, तो यहाँ पर भी उसने दिखाया कि ये आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अगर आवेश कहीं से कहीं तक पहुँचता है तो इसका मतलब है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो आवेश अगर प्रवाहित हो, आवेश अगर चले, वही तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वही तो विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। अब याद रखिए, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब है आवेश जा पाएगा यहाँ से वहाँ तक। कौन ले जा रहा है आवेश को? मुक्त इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो आवेश यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात वो चालक नहीं होंगे। चालक कौन होंगे? जिसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से यहाँ तक लाने का प्रयास करते हैं आवेश को, ठीक है। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा कौन? क्योंकि हम जो आवेश देंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण करेंगे, लेकिन वो बेचारे बंधे हुए हैं नाभिक से, वो इसको छोड़ करके जा नहीं सकते, और जब छोड़ करके नहीं जा सकते तो आवेश यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है। आवेश पहुँचाएगा कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो आवेश ज़्यादा प्रवाहित होगा, अर्थात उसमें
अच्छा वैद्युत धारा प्रवाहित होगा, या फिर हम अच्छा सुचालक कहेंगे उसे। और जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही खराब होगा चालक हुआ, ठीक है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे वो कुचालक है, आवेश का प्रवाह नहीं होता वो कुचालक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं चालक, ठीक। और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो अचालक, कुचालक, जो भी आप कहें, ठीक। इतनी तो बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अचालक अचालक क्यों है? क्योंकि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो गलत बात है, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, लेकिन अचालक के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बेचारे सभी बंधे हुए हैं, ठीक है, इसलिए वो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। लेकिन चालक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे वाले तो होते ही हैं, साथ साथ में मुक्त वाले भी होते हैं, ठीक है। तो वो आवेश को इधर उधर पहुंचाने में सहायता करते हैं, अर्थात वो विद्युत धारा का प्रवाह उसमें के भीतर करते हैं, ठीक। बात क्लियर है? अच्छा, सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कोई बता सकता है? चांदी में। चांदी में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छा अगर चालक है दुनिया का तो वो है चांदी, ठीक है। अच्छा, कहते चांदी के तार काहे नहीं बनाते? बना लो बना लो, बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन कमजोर होता है, महंगा होता है, दोनों कारण है, तो फिर उसको नहीं बनाया जाता है। चांदी के तार लगवा लो, रात ही में खत्म है। बहुत चोर है इंडिया में, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों को पता चल गई, चालक और अचालक के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब अपने रियल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट है आज का धारिता, ठीक। अच्छा, एक बात और बता दें, हम बीच बीच में कभी हम मुक्त आवेश और बद्ध आवेश की बात करेंगे। तो मुक्त आवेश का मतलब ये है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो जिसमें होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश हम कह सकते हैं वो मुक्त आवेश कहलाता है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहाँ पर एक आयन बन जाता है। आयन बनने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, जैसे 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे किसी नाभिक के भीतर, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये 10 प्रोटॉन का आवेश क्या 9 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर पाएंगे? नहीं, एक प्रोटॉन का आवेश तो बच जाएगा। इसका मतलब है इस पर एक धनावेश, एक प्रोटॉन का आवेश बचा तो धनावेश बन गया, और इस धनावेश को हम लोग आयन बोलते हैं, धनायन बन गया ये, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो परमाणु धनायन बन जाता है, ठीक है। तो जो धनायन होते हैं इसको हम बद्ध आवेश कहते हैं, क्योंकि ये चल के नहीं जाते कहीं, ठीक है। और मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश को कहते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो जब भी हम मुक्त आवेश की बात करेंगे तो समझ लेंगे इलेक्ट्रॉनों का आवेश, बद्ध आवेश की बात करेंगे तो प्रोटॉनों का आवेश या फिर धनायन है, ठीक है। बात क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, जो आज हम लोगों को पढ़ना था। ये तो सब फालतू की बातें थी, थोड़ी देर के लिए समझना जरूरी था क्योंकि आगे काम आने वाला है, ठीक है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा इससे सबके बारे में, तो कह रहे हैं फालतू की बात, आज क्लासें बर्बाद हो गई है, फालतू का टाइम बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं है, टाइम बर्बाद हुआ, कोई बात नहीं, झेल लो, 1 साल अभी हमको झेलना है तुम लोगों को, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले धारिता क्या है, और धारिता नहीं बल्कि वैद्युत धारिता की बात करते हैं। क्या? वैद्युत धारिता, इसकी जरा सी भूमिका बनाते हैं। वैद्युत धारिता, मैंने कभी एक कहानी सुनाई थी। कहानी ये सुनाई थी, एक बर्तन लिया था पतला सा और एक मोटा सा बर्तन लिया था, फिर उसमें पानी डाला था, ठीक है। जब पानी डालते जा रहे थे उसका तल ऊपर उठता जा रहा था, ऐसा था कुछ, ठीक है। दोबारा देखें, अरे देख लो, जो नए नए बच्चे हैं बेचारे वो गरिया रहे होंगे हमको, कहाँ फालतू बकवास कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, देखिए मैंने क्या किया, अभी नहीं, ऐसा ठीक है, ठीक, ऐसा ठीक है। मैंने इसमें 5 लीटर पानी डाला और यहाँ तक भर गया भैया, ठीक है। यार क्या दिक्कत है तुमको, 5 लीटर डाला इसमें भर गया, और इसमें 5 लीटर डाला तो यहीं तक भरा, ठीक। तो मैंने बोला था जो पानी का काम कर रहा है वो कौन करता था? आवेश। मतलब किसी चालक को आवेश देंगे, ठीक है, इसको आवेश दिया और इसको आवेश दिया, इसका तल यहां तक पहुंच गया, इसका तल यहां तक पहुंच गया। हम तल किसको कहते थे? विभव को, वैद्युत विभव को हम तल कहते थे। मतलब जब किसी चालक को आवेश देते हैं ना तो उसका विभव बढ़ता जाता है, आवेश देते जाओ विभव बढ़ता जाएगा, पानी डालते जाओ इसका तल ऊपर उठता, यही तो होता है। हाँ, ये फालतू की बकवास हटाते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट था, मैंने और कुछ समझाने के लिए बताया था। नहीं, इसमें पानी डालते जाओगे इसका तल ऊपर उठता जाएगा। और भैया मान लिया
कि यहाँ से यहाँ तक भर गया पानी, भर गया, मैंने इसमें 15 लीटर पानी भर दिया और ये पूरा फुल हो गया। अब 1 लीटर और डालो तो क्या 15 से 16 लीटर इसमें हो जाएगा? नहीं होगा ना। 16वां लीटर इसमें आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। मतलब इसकी क्षमता इतनी थी, इसकी क्षमता इतनी ही थी ना, तो मतलब है इसकी पानी को संग्रहित करने की कुछ क्षमता है। किसी भी बर्तन की कोई ना कोई क्षमता होती है पानी को संग्रहित करने की। उसी प्रकार से किसी भी चालक के पास में आवेश संग्रहित करने या आवेश को ग्रहण करने की भी एक क्षमता होती है कि उससे ज़्यादा आवेश वो नहीं रख सकता अपने पर। ठीक है, तो इसी क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। तो धारिता क्या है? धारिता की परिभाषा हम लोग ये नहीं लिखेंगे, लेकिन दिमाग में बैठाने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा है कि धारिता क्या है? किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहता है या उस चालक की धारिता कहता है। ठीक है, तो धारिता का मतलब है आवेश संग्रहित करने की क्षमता, वो कितना आवेश अधिक से अधिक रख सकता है। ठीक है, उसी की क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं। अच्छा, धारिता की परिभाषा जब हम लोग लिखेंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा, वो कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला बना करके उसकी परिभाषा लिख देंगे फिर। ठीक है, फार्मूले पर बेस्ड परिभाषा याद रखना बहुत ही आसान होता है। ध्यान से देखिए भैया, जब हम इसमें आवेश देते हैं तो विभव क्यू दिया, वी बढ़ा, और क्यू दिया, वी और बढ़ा, क्यू घटाया, विभव घटा, ऐसे ही होगा ना? ऐसा होगा। क्या हम कह सकते हैं कि जो विभव है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती है? भैया आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभव घटेगा। एक जैसा अगर परिवर्तन होता है, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, ये घटे तो ये भी घटे, एक जैसा ही परिवर्तन अगर दोनों में होता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो विभव है वो आवेश के, बात क्लियर है? और आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, जब जब हमने अनुक्रमानुपात का निशान हटाया होगा और बराबर लगाया होगा तो कुछ आता है इसके साथ में। बराबर लगाते हैं अनुक्रमानुपात के जगह पर तो कुछ आता है इसके साथ में, वो आता है एक नियतांक। कोई नियतांक आता है, कोई भी नियतांक आता है, वो नियतांक हम यहाँ पर उस नियतांक को C से लिखते हैं। वैसे C फॉर कांस्टेंट होता है, नियतांक से हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर C फॉर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर Q इक्वल टू C इंटू V हो गया। एक ये फार्मूला देख रहे हो, यहाँ पर जो C है वो क्या है? नियतांक है ना। इसी नियतांक को ही हम धारिता कहते हैं। यही नियतांक क्या है? वैद्युत धारिता है। अब हम अगर कहें इसकी परिभाषा बनाओ तो भैया बना दो, C का फॉर्मूला पहले बना दो, C बराबर V को अपान में कर दें, Q अपान, कोई दिक्कत इसमें बनाने में, C बराबर Q अपान V, याद रखिएगा बहुत आगे काम आने वाला है। Q इक्वल टू CV, ये याद रखिएगा, Q इक्वल टू CV या फिर C बराबर Q अपान V, कोई भी। ठीक है, अब हमने C का फॉर्मूला निकाल लिया। अगर C का फॉर्मूला निकाल लिया, अब हम परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा क्या है? C किसे कहते हैं? तो आवेश और विभव के अनुपात को C कहते हैं, मतलब धारिता कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है, कोई दिक्कत है? प्रांजल दिक्कत है तुमको? नहीं दिक्कत, बिल्कुल भी। ध्यान से देखो क्या है ये? आवेश, आवेश और विभव, विभव विभवांतर, आवेश और विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आवेश और विभवांतर के अनुपात को हाँ धारिता कहते हैं। लेकिन अभी ऐसे थोड़ी लिख लेंगे हम लोग, अब अच्छी भाषा बनाएंगे। आवेश किसको दिया जा रहा है? किसी चालक को दिया जाएगा, तो किसी चालक को दिए गए आवेश, अब बोलेंगे ऐसे, किसी चालक को दिए गए आवेश, ठीक है, तथा जब हम आवेश देंगे, मान लिया इसको मैंने Q आवेश दिया तो इसके विभव में कुछ वृद्धि हुई। पहले विभव था भाई 10, ठीक है, यह 10 था, अब यार विभव हो गया 12। कोई दिक्कत तुमको है? नहीं दिक्कत है। तो हमने इस Q आवेश देने से कितना बढ़ा है? विभव में कितना अंतर हुआ है? 2 का ना। तो ये जो विभव का अंतर है जिसे हम विभवांतर बोलते हैं, इसीलिए विभव नहीं बोल रहे हैं, विभवांतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जितना आवेश दिया उस आवेश के कारण विभव में जितनी वृद्धि हो गई है उस विभवांतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि, उसके विभव में होने वाली वृद्धि, ये विभव में होने वाली वृद्धि है, उसका विभव नहीं है,
जितनी वृद्धि हुई, मान लिया पहले 10 था और बाद में 15 हो गया, तो हमें 5 लेना है, वो वृद्धि वाले लेना है केवल, ठीक है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, बटे को क्या बोलते हैं, अनुपात, ठीक है, के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे सी से व्यक्त करते हैं। मात्रक पूछे तो मात्रक भैया क्यू का मात्रक लिख दो कूलाम और वी का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। मात्रक क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को शॉर्ट में फैरड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैरड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फैराडे ने दिया था, इसलिए उनको उन्हीं के नाम पे दिया फैरड। तो बात क्लियर हुई, वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, Q अपान V, इतना याद रखो, Q अपान V, C बराबर Q अपान V, अर्थात Q क्या था, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि, विभव नहीं बोलेंगे, उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं, जिसे C से व्यक्त करते हैं। मात्रक क्या है, तो Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक वोल्ट अर्थात कूलाम प्रति वोल्ट, और ऐसे मात्रक फैरड, ठीक है। उसी को कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम लोग फैरड बोलते हैं। परिभाषा तो ये हम लोग लिखेंगे जब भी कभी पूछी जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद रखेंगे, उसका अर्थ क्या है एक्चुअल में धारिता का, तो किसी भी चालक द्वारा उसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हेडिंग डाल लीजिए आज वैद्युत धारिता, और इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता लिखेंगे, लिख दें, ओके। छोटे बच्चों वाला काम करा दो यार, चलो ठीक है। लिखते हैं, किसी चालक द्वारा, पहले ओरिजिनल वाली डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में हम लोग वो लोकल वाली लिख लेंगे। अब ओरिजिनल लोकल क्या है वो छोड़ो। लिखते हैं, किसी चालक दिए गए आवेश, जैसे हम Q लिख दें ब्रैकेट में इसे, ठीक है, दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, या उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहता है, ठीक है। इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं, ओके। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड होता है। भैया इतनी बात समझने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। किसी चालक को जो आवेश दिया जाएगा, उस आवेश और उस आवेश कारण उसके विभव में जितनी वृद्धि होगी, उस आवेश में होने वाली वृद्धि का अगर हम अनुपात ले लें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरड। अभी तक हम लोगों ने विमा की बात नहीं की है, चलो किसी दिन हम विमा की क्लास देने वाले हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा अगर हम सारी विमाएँ ऐसे छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। शुरुआत से हमको बताते रहना चाहिए था, सब हमने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, किसी दिन फुल क्लास उसी की होगी, ठीक है। बर्बाद होगी एक और क्लास तुम्हारी, ठीक है। तो ये अपनी कहानी हो गई, ठीक। चलो अब दूसरी वाली लिख लेते हैं, नॉर्मल वाली, जिससे हम लोग समझते हैं, समझ में वही रखना है, ठीक है। अथवा करके लिख लो नीचे, अब मैं लिखूंगा नहीं। लिखिए, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं।
अब इसे सी से व्यक्त करते हैं थोड़ी लिखेंगे, वो तो सब लिख ही चुके हैं ना। तो मतलब किसी चालक द्वारा जितना आवेश वो ग्रहण कर सकता है उसकी क्षमता जितनी होती है उसी क्षमता को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। बात इतनी क्लियर है, ठीक, इतनी बात अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत छोटा डेरिवेशन है, ठीक है। इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो छोटी छोटी बातें चैप्टर नंबर 1 में लास्ट में हम लोगों ने पढ़े थे। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट डेरिवेशन याद करिए, किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r², यही तो था। या फिर उसी को हम लोग σ/ε/r/r का होल स्क्वायर ऐसा लिखते थे, ठीक है। मैंने वहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है, ना कि उसके भीतर, वो याद है, ठीक। अगर कोई गोला है, इसको आवेश दोगे तो आवेश क्या होगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके भीतर नहीं होता, ठीक। दूसरी बात और मैंने बताई थी, वो क्या बताई थी कि ये आवेश होता तो बाहरी पृष्ठ पर है, लेकिन ये व्यवहार उसी भांति करता है कि ये पूरा का पूरा आवेश कहाँ हो, उसके केंद्र पर हो, ऐसे ही तो व्यवहार करता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आवेश जो होता है किसी चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है, और अगर गोले पर आवेश है तो गोले पर स्थित पूरा आवेश इस भांति व्यवहार करता है कि यह पूरा का पूरा आवेश कहाँ स्थित हो, उसके केंद्र पर स्थित हो, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये बातें अगर हम लोगों को पता है तो आज का डेरिवेशन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। इससे पहले का एक डेरिवेशन वैद्युत विभव का हम लोगों को पता ही है, अभी इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र बताओ कोई लोग। V = KQ/, अच्छा R क्या होता था, ये दूरी थी ना, चलो ठीक है। तो V = KQ/R ये किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R। लेकिन एक बात मैंने शुरुआत में एक बार बोली थी कि ये सारे के सारे फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होंगे जब ये वायु या निर्वात में रखे होंगे। अब जब ये किसी अन्य माध्यम में रखे होते हैं तो क्या होता है, ऐसी पोजीशन में हम लोग यहाँ पर के लगा लेते हैं यार, ये तो होता है। ये वाला के नहीं होता है, ये के होता है जिसे हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। इसका हर पदार्थ का माध्यम अलग अलग, मतलब अगर हम कांच की बात करें तो उसका परावैद्युतांक कुछ और होगा, जल का परावैद्युतांक कुछ और होगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक से अधिक होता है, ठीक। तो ये हम लोग याद रखें, अगर किसी अन्य माध्यम की बात करेंगे तो इस तरह से हम फॉर्मूला लेकर के चलेंगे, ठीक है। और जब वायु या निर्वात की बात करते हैं या फिर कोई वहाँ पर माध्यम बताया ही नहीं गया है तो उस स्थिति में हम लोग वायु या निर्वात ही मान करके चल रहे होते हैं, ठीक है। बात क्लियर, इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो आज का डेरिवेशन आसानी से आप समझ पाओगे। मिटा दें इसे, ठीक। तो हेडिंग डालिएगा विलगत गोलीय चालक की धारिता। सबसे पहला धारिता का सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भैया देखो, धारिता का जो मेन फार्मूला है, जहां से सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, वो यही है अपना C = Q/V। ओके, ये याद रखिएगा, C = Q/V बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं विलगत गोलीय चालक की धारिता। देख लो, विलगत गोलीय चालक की धारिता। ओके, विलगत गोलीय चालक की धारिता का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। विलगत गोलीय चालक होगा कोई, इसको आवेश देंगे, इसका धारिता का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने एक गोलीय चालक लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका केंद्र ले लिया भाई, ठीक। सेंटर यहां पे है, नाम दे दिया सेंटर का O, ठीक। इसको हमने आवेश दिया, कितना आवेश देते हैं हमेशा हम लोग, क्यों। तो इसको हमने आवेश दिया तो आवेश कहां पर वितरित होगा, ऐसे ही वितरित होगा ना, ठीक है। इस तरह एक समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश वितरित हो गया। अब भैया जब आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही, तो वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में बन रहा होगा, तो अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देखें तो इस तरह से बन रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर देखें तो इस तरह से बन रहा होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहाँ पर इस दिशा में होगा। ऐसे सुंदर बनाने के लिए हम सब ये बवाल बना रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है।
ये आवेश सब फैला हुआ है, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लेकिन ये आवेश व्यवहार तो ऐसे ही करेगा कि ये पूरा का पूरा आवेश कहाँ है, ऐसे तो व्यवहार करेगा कि Q आवेश यहाँ पर है। हम ये मान सकते हैं कि ये वाला आवेश भूल करके हम ये माने कि आवेश यहाँ पर Q स्थित है, ठीक है, क्योंकि हमने Q आवेश इसको दिया था, ये फैला तो उसके पृष्ठ पर है, लेकिन ये व्यवहार तो उसी भांति करता है कि केंद्र पर रखा है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे होंगे कि पूरा आवेश Q इस बिंदु पर रखा है, और भैया इसकी जो त्रिज्या है हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानोगे बताओ? अच्छा A मानोगे? अच्छा पहले पढ़ चुके हो मुझसे, तभी बक रहे हो तुम लोग। अक्सर हम A मानते हैं, तो चलो A मान लेते हैं, ठीक। ये A है। मार्कर चेंज कर दें क्या? कहाँ है यार, आज रेड वाला नहीं लाए क्या? है, चलो ठीक है, ये थोड़ी अलग से दिखनी चाहिए ना, ठीक। तो ये A त्रिज्या का अपना गोला था, और इसको आवेश Q दिया, ये पूरे पृष्ठ पर फैल गया, लेकिन ये आवेश व्यवहार उसी भांति करेगा कि इसके केंद्र पर रखा हुआ है। A त्रिज्या का गोला है। अब इसकी धारिता आपको निकालनी है। अच्छा, धारिता निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? धारिता का सूत्र। धारिता का सूत्र अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, C बराबर में Q/V। Q तो हमको पता है, हमने Q ही दिया है इसको, तो Q की जगह पर तो Q रहेगा, लेकिन V की जगह पर क्या रखोगे भाई? V कितना होगा? तो याद रखिए V हमें निकालना है, और कहाँ पर? इसके पृष्ठ पर आवेश है, तो पृष्ठ पर V कितना होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। पृष्ठ पर विभव कितना होगा, और पृष्ठ पर विभव हम निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने ये बताया कि आवेश हम यहाँ पर मान रहे हैं। कोई आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है +Q, और A दूरी पर, ये त्रिज्या A है ना, तो A दूरी पर यहाँ पर हमसे विभव पूछा जा रहा है। कोई बिंदु आवेश है Q, और इससे R दूरी पर विभव कितना होता है? अभी हमने बताया बिंदु आवेश का विभव V बराबर में KQ/R। ये हम नहीं लिखेंगे यार, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? V बराबर में 1/4πε0 Q/R, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं गोलीय चालक की त्रिज्या A है, तथा इसके पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। यही तो है, ठीक है। तब चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव। अच्छा, हम विभव क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, हमें निकालना तो धारिता है, लेकिन धारिता के लिए पहले विभव निकालना जरूरी है। जैसे जाना तो बांगरमऊ है, लेकिन बांगरमऊ जाने के लिए पहले कलवारी तो जाना पड़ेगा ना, तो वही है, मतलब हमें निकालना तो धारिता है, लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते ना, तो पहले हमें विभव चाहिए, तो हम विभव पहले निकाल रहे हैं, विभव पर फोकस कर रहे हैं। तो चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा? तो विभव के लिए हमारे पास फार्मूला है V = KQ/R। K का मतलब है 1/4πε0। अगर कोई अन्य माध्यम होगा तो K लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, लिख ले, ठीक। 1/4πε0 K × Q/R। नहीं यार, यहाँ पर दूरी A है तो A रखो ना, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। विभव हमने निकाल लिया, आवेश हमको पता ही, हमने Q दिया है तो Q तो वहां पर रहेगा ही, और विभव की जगह पर ये रख देंगे, और बस अब धारिता पर पहुंच जाए। अब तो सब कुछ पता है हमें, Q हमारे पास है, Q की जगह पर Q ही रखना है, विभव की जगह पर ये रखना है, और जो भी निकल के आएगा वही सूत्र होगा। कितना ईजी है, तो निकाल लेते हैं। अतः चालक की धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक के धारिता C बराबर में Q/V। भैया C बराबर में Q अपान में V का मान ये रखेंगे, Q1 जा Q, अपान में क्या होगा? 4πε0 KA। ये भैया पलट के ऊपर जाएगा, Q खत्म हो जाएगा,
ठीक, ये पलट के ऊपर जाएगा। अच्छा तुम लोग कभी कभी ऐसा कर देते हो यार, जो नीचे बच रहा होता है उसको तुम ऊपर लिख देते हो, कभी कभी हमने देखा है तुम लोगों के कैलकुलेशन में, कभी आएगा तो बताएंगे। इधर देखो, अच्छा C बराबर में क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए, ठीक, बस यही फार्मूला है। विलगत गोलीय चालक की धारिता का सूत्र C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है C बराबर में Q अपान V होता है, बस V निकाल लो तो C निकल आया। V निकालने के लिए हम आवेश को बिंदु आवेश मानते हैं, क्योंकि गोले पर जो आवेश होता है वो केंद्र पर मान सकते हैं। त्रिज्या a है तो दूरी a है और बिंदु आवेश q है। फार्मूला v का हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपान r, तो यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है। अतः गोलीय चालक की धारिता निकालना था, रख दिया, निकल आया। लेकिन अगर हम यहीं पर बता दें कि अगर ये चालक वायु या निर्वात में स्थित हो, ऐसी स्थिति में k की जगह पर क्या रखेंगे, k की स्थिति की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए भैया k बराबर में क्या होता है 1, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम अब इसे C ना लिख करके C नॉट लिख देंगे, वायु या निर्वात के लिए C नॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो C नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का काम खत्म a, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए C बराबर में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को भाग कर दें, देखो एक चीज और रिलेशन मिलेगा जो बड़ा मजेदार होगा। ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को भाग कर दें, मतलब समीकरण 1 को भाग कर दें समीकरण 2 से, ठीक है, तो क्या बनेगा, C को भाग करना है C नॉट से, बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A को भाग करना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से, ओके। सब कुछ कटेगा भाई K के अलावा, तो हम कह सकते हैं C अपान C नॉट बराबर में K। तो किसी माध्यम का अगर हमें परावैद्युतांक निकालना हो तो हम निकाल भी सकते हैं, जबकि उनकी माध्यम की धारिताएं दी हों, वायु या निर्वात में कितनी है और किसी माध्यम में कितनी है, अगर ये पता है तो हम उस माध्यम का परावैद्युतांक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। चलो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, चित्र बनाना है, फिर हम बोलेंगे कुछ बोलेंगे क्या यार, लिख तो दिया सब, और फालतू क्या बोल रहे हैं, फालतू बोलना नहीं है, ठीक है। एक काम करिए, इससे नोट कर लो, सुंदर है सब। ओके, तो ये हमारा डेरी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी किसी को, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुमको होगी 100% होगी, क्योंकि तुमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था क्या, याद कर लो, नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं है भाई, जरूरी है यार, ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। के क्यू अपान आर, के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान ए। अगर वायु या निर्वात की बात करते हैं तो ये वाला हम के लगाते नहीं हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन टू क्यू अपान आर होता है, आर मतलब दूरी होता है, यहाँ पर भैया त्रिज्या दूरी मतलब ए थी तो हमने ए लिख लिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर पता है, जिसको पता है तो उसको ये डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि फार्मूला सी का पता हुआ क्यू अपान वी, क्यू वहीं पर रखना है, वी का मतलब के क्यू अपान आर इसको रखना है, ठीक है। के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर रखना है, काट पेट देना है, जो बचना है वही उत्तर है। जब वायु या निर्वात की बात करते हैं तो के की जगह पर हम ये वाले कैपिटल के की जगह पर 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा, और दोनों को भाग करने पर एक रिलेशन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा, और ये स्थितिज ऊर्जा होगी किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। मैंने बताया कई प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं आपको पढ़ने को पड़ेंगी, अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकार की पढ़ी हैं। एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फार्मूला था U = K Q1 Q2 अपान R, यही तरह, और उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, U = -PE cos θ, यही थी ना, ठीक। 2 स्थितिज ऊर्जाएं पढ़ चुके हैं, और अब हम लोगों को तीसरी स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है, वो की है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। टॉपिक याद रखना, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ना, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगली साल।